दूसरे दिन वैशाली सुबह पुलिस स्टेशन पहुंची कि पुलिस स्टेशन के बाहर ही एक हवलदार उसको सलाम करते हुए बोला, मैडम, सर जिस लड़के को कल गिरफ्तार किया था उसके पेरेंट्स रात से यहीं बैठे हैं और उसकी वाइफ ने बहुत तमाशा किया हुआ है। उस लड़के की माँ भी आप उनकी बेटी हो बोल बोल के बहुत परेशान कर रही है। फिर वो अपनी नज़रें नीची करके बोला, मैम, हमने उनको कुछ नहीं कहा, अच्छे से ध्यान रखा उनका। वैशाली ने उस हवलदार को घूर के देखा और बोली, लगता है कल प्यार से समझाया, समझ नहीं आया। वो हवलदार वैशाली को देखने लगा। वैशाली उसको घूरते हुए बोली, तुम्हारी कोई रिश्तेदार लग रही थी जो खातिरदारी की। दोबारा से अपनी रिश्तेदारी स्टेशन के बाहर निभाना। ये पुलिस स्टेशन है, कोई होटल नहीं जो किसी के परिवार को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रही हूँ। वैशाली अपनी बात बोल के अंदर चली गई। वो हवलदार उसे देखता रह गया। वैशाली अंदर आई तो उसके पेरेंट्स बेंच पर बैठे हुए थे। आदिति जी रो रही थी और मनोज जी अपने सिर पर हाथ रख के बैठे थे और उसके भाई की वाइफ फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए बोल रही थी, कल दोपहर से आज सुबह हो गई, आप बेल नहीं करवा पा रहे हैं। कानून मुझे भी पता है, अभी मुझे चैम्बर नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक सड़क छाप वकील हूँ। मैं खुद अर्जी दे देती, लेकिन आपका चैम्बर है और आपकी कुछ जान पहचान भी है जज के साथ। वैशाली ने गहरी सांस ली और अपना सिरनामी हिलाते हुए अंदर अपनी चेयर पर जाके बैठ गई। आदिति जी ने वैशाली को अंदर जाते देखा तो वो मनोज जी से बोली, वैशाली आ गई, एक बार उससे बात करते हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेगी। बेटी है वो हमारी, अपने भाई को कैसे जेल के अंदर देख सकती है। मनोज जी कुछ नहीं बोले। उनका ना मुँह था ना हिम्मत कि अपनी बेटी से मदद मांग सके। वो 1 साल से अपने बेटे की हरकतें झेल रहे थे। वो बहुत बार घर में भी नशा करके आता था और तमाशा करता था। कई बार उसकी शिकायतें आस पड़ोस से भी आई थी, पर बेटा हाथ से निकल चुका था। उससे क्या ही बोलते, और कुछ बोलते तो यही सुनने को मिलता, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो रखी है, आपकी वजह से पीना शुरू किया है, घर में आपने और मम्मी ने इतना कलेश मचा रखा है। मैं आपके और अपनी वाइफ के कलेश देखते देखते उब चुका हूँ और अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अपना स्ट्रेस कम करने के लिए ना आप शांत रह सकते हो ना वो, तो लड़ लो आप दोनों। आप अपने मन की करो, मैं अपने मन की करूँगा। अब मनोज जी आगे क्या बोलते, स्ट्रेस किस घर में नहीं होता। अब ड्रिंक करना उसका हल तो नहीं, लेकिन गलती उनकी भी थी। इसका एहसास था उनको, लेकिन चीज़ें इतनी बढ़ चुकी थी कि अब सुधारी नहीं जा सकती थी। मुंह से निकले वचन उस ब्रह्मास्त्र जैसे होते हैं जो कभी विनाश किए वापस नहीं आता। इसलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं, घर परिवार एक फसल जैसी है जिसको वचनों से सींचा जाता है। जैसे वचन होंगे वैसा ही खाद परिवार में बढ़ेगी और जैसी खाद बढ़ेगी वैसी फसल मिलेगी। हम सास ससुर रह करके उन्होंने शुरू से ही अच्छे से अपनी बहू को दबाने की कोशिश की, पर बहू दबने वाली नहीं दबाने वाली निकली और अब अच्छे से घर को रणभूमि बना रखा है। उसका प्लान तो यहाँ तक था कि ननंद की शादी करके ससुर की दुकान पति के नाम हो जाए, फिर वो सास ससुर को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देगी। पर मनोज जी ने अभी अपनी दुकान अपने बेटे के नाम नहीं की थी। मनोज जी शांत बैठे थे कि किस मुंह से जाए, पर आदिति जी बेटे के मुंह में मनोज जी को वहीं छोड़ के जाते हुए बोली, आप बस चुपचाप तमाशा देखते रहिए, मैं ही मदद मांग लूँगी। आदिति जी वैशाली के पास आई तो वैशाली किसी फाइल को पलट के देख रही थी। आदिति जी वैशाली बेटा बोलते हुए उसके पास आने लगी, पर आदिति जी वैशाली को गले से लगा पाती उससे पहले वैशाली उनको हाथ दिखाते हुए बोली, अरे अरे माता जी, आप बिना परमिशन अंदर कैसे आई। आदिति जी वहीं रुक गई और आंसू भरी आंखों से वैशाली को देखते हुए बोली, बेटा माफ़ कर दो, क्यों घर की रंजिश ऐसे निकाल रही हो, तुम्हारा छोटा भाई है। वैशाली ने गहरी सांस ली और बोली, देखिए माता जी, पहले आप ये सामने चेयर पर बैठ जाइए, ऐसे मेरे पास आने की कोशिश ना करें, वरना मुझे आपके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। आप दोषी की माता जी है, क्या पता आप मेरे पास आके खुद को चोट पहुंचाए और नाम मेरा लगा के अपने बेटे को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करें। इसलिए उचित दूरी बना के बात करें तो अच्छा होगा। मेरी वर्दी की एक सीमा है और सीमा में रहे आपसे निवेदन है। आदिति जी हैरानी से वैशाली को देखते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रही हो बेटा। वैशाली बोली, देखिए माता जी, ऐसे बहुत से केस होते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए कुछ भी करते हैं। अब किसी की शक्ल पर तो लिखा नहीं है कि वो किस मनसा से आया है। आदिति जी भरी मन से बोली, ठीक है, नहीं आऊँगी तुम्हारे पास, तुम बस अपने भाई को छोड़ दो। वैशाली बोली,
देखिए माताजी, पहले तो मेरा कोई भाई नहीं है और आपका बेटा अपने हिस्से की सज़ा पूरी कर ली, उसके बाद वो खुद घर आ जाएगा, तो आप यहाँ बैठ के बेकार में अपना और बाकी सबका समय बर्बाद ना करें। आदिति जी रोते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो छोटा भाई है तुम्हारा। वैशाली इस बार कड़क आवाज़ में बोली, यहाँ सभी मेरे बड़े और छोटे भाई बहन है, सबसे रिश्ता निकाल के गुनहगार को छोड़ नहीं सकती। और अगर आपको अपने बेटे की इतनी ही चिंता थी तो उसको पहले ही गलत रास्ते में जाने से रोकना चाहिए था। जब घर वाले अपने बच्चे को गलत काम करने से रोक नहीं पाते, तब हम पुलिस वालों को आगे आना पड़ता है ताकि समाज में अनुशासन बने रहे। अगर आप पहले से घर में अनुशासन बना के रखें तो हमें कोई शौक नहीं है बेमतलब किसी को जेल में डालने का। आपने सोचा है ड्रिंक एंड ड्राइव करने से कितने बेगुनाहों की जान जा सकती है। ड्रिंक करे आपका बेटा और जान जाए उस इंसान की जिसका परिवार उसको पल के बिछाए इंतज़ार कर रहा होगा। आदिति जी बोली, किसी की जान गई तो नहीं ना। वैशाली को अब गुस्सा आ गया। वो टेबल पर कस के हाथ मारते हुए खड़े होते हुए बोली, तो किसी की जान जाने का इंतज़ार करूं? आप यहाँ अपने बेटे की गलती मानने की बजाय उसका पक्ष रख रही है। आपके जैसे माता पिता की वजह से गुनहगार सीना चौड़ा करके घूमते हैं। अरे हम पुलिस वालों से पहले अगर आप माँ बाप अपने गुनहगार बेटा या बेटी को 4 डंडे लगाई तो नौबत ये ना आई कि आपको हमारे आगे हाथ जोड़ के उनकी रिहाई की भीख मांगनी पड़े। कोई भी इंसान पहले गुनाह अपने घर से करना शुरू करता है, फिर उनकी इतनी हिम्मत पड़ती है कि वो बाहर तमाशा करे। अगर आपने उसके छोटे छोटे गुनाहों को नज़रअंदाज नहीं किया होता तो नौबत ये नहीं आती। घर की बात घर में रखनी थी तो उसे घर में ही डंडे लगाने चाहिए थे। आदिति जी वैशाली की तेज़ आवाज़ और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा देख के डर गई। वैशाली ने फिर एक लेडी हवलदार को आवाज़ देकर बुलाया और उससे बोली, गुनहगार के घर वालों से पूछताछ तो कर ली होगी तुमने? वो लेडी हवलदार बोली, जी मैडम, सर ने कल ही कर ली थी, पर कल से ये लोग वापस जाने को तैयार नहीं है। वैशाली बोली, ठीक है, एक आखिरी बार माता जी और इनके बाकी के घर वालों को इज्जत से पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ो। इसके बाद भी ये अंदर आने की कोशिश करे या कोई भी ज़बरदस्ती या आवाज़ भी ऊंची करे तो इन सब के खिलाफ भी केस फाइल करो। आदिति जी की आंखें बड़ी हो गई। तभी वैशाली की भाभी तिल मिलाई हुई अंदर आई और आदिति जी को ताना मारते हुए बोली, देख लिया अपनी बेटी का घमंड। क्या बोला था आपने? आपकी बेटी सब ठीक कर देगी। बता दूं, आपकी बेटी ही बेल नहीं दे रही है। अब दोबारा अपनी बेटी की बड़ाई मेरे सामने मत करना। वैशाली ने अपनी आंखें छोटी कर ली और एक तेज़ आवाज़ में अपनी भाभी से बोली, ओ मैडम, ये अपने घर का तमाशा स्टेशन के बाहर, वरना स्टेशन के अंदर चिल्लाने पर अंदर डाल के इतने डंडे मारूंगी कि सारी वकालत यहीं धरी रह जाएगी। तुरंत दफाओ यहाँ से। जितनी चिल्लम चिल्ली करनी हो अपने घर में जाके करो और 3 दिन के लिए भूल जाओ। उस गुनहगार की रिहाई होगी और तुम सबने ज़्यादा 3-5 किया तो उसके ऊपर और केस ठोक दूंगी। वैसे भी उसको वर्दी का फ़ायदा देखना था। आराम से 6 महीने जेल के अंदर, जब बाथरूम साफ करेगा तो देख लेगा। वैशाली को गुस्से में देख के उसकी भाभी शांत पड़ गई थी। तभी मनोज जी आए और आदिति जी से बोले, चलो यहाँ से। आदिति जी मन में गुस्सा लिए वैशाली को भरी आंखों से देखते हुए वहाँ से मनोज जी के साथ चली गई। सबके जाने के बाद वैशाली अपना सिर चेयर से लगा के आंखें बंद करके बैठ गई। लेकिन पूरे पुलिस स्टेशन में उसकी चर्चा हो रही थी। कितनी ईमानदार है मैडम सर। जैसे गुनहगार के परिवार के साथ पेश आया जाता है वैसे ही अपने परिवार के साथ पेश आई। पहले प्यार से समझाया, जब नहीं समझे तो अपनी पोजीशन का दबाव भी दिखाया। 3 दिन बाद रात को वैशाली राउंड से पुलिस स्टेशन आई तो एक हवलदार ने उसे बताया शाश्वत अंदर उसका वेट कर रहा है। वैशाली के ड्राइवर ने उसको ये बात बताई थी। शाश्वत वैशाली का हस्बैंड है। शाश्वत आया है। सुन के वैशाली की आईब्रो तन गई। वो सीरियस फेस के साथ अंदर आई तो एक लड़का शाश्वत के सामने चाय रख रहा था। ये देख के वैशाली को गुस्सा आ गया और वो चिल्ला पड़ी, ये क्या हो रहा है? वो लड़का डर गया। शाश्वत भी वैशाली को देखने लगा। साइड में वैशाली की भाभी भी खड़ी थी जो अपने पति को लेने आई थी। उसकी आज रिहाई जो होने वाली थी, लेकिन वैशाली की भाभी अभी तक इसी इंतज़ार में रुकी थी कि वैशाली आए तो वो वीडियो बनाए कि ईमानदारी का बखान गाने वाली वैशाली द IPS ऑफिसर कैसे पुलिस स्टेशन में अपने पति की खातिरदारी करवा रही है। जब उसकी भाभी और भाई निकल रहे थे तो शाश्वत अंदर आ रहा था तो उसके भाई ने ही अपनी वाइफ को गुस्से में बताया, ये है मैडम के हस्बैंड। वैशाली की भाभी उस दिन अपनी इंसल्ट से चिड़ी तो बैठी थी
उसने कुछ काम है कह के वैशाली के भाई को घर भेज दिया और खुद वहाँ रुक गई और एक हवलदार से कुछ बातें करने लगी ताकि वो वहाँ वैशाली के आने तक रुक सके। लेकिन अब वैशाली को चिल्लाते देख वो भी चौंक गई। वैशाली ने गुस्से में पहले शाश्वत को देखा, फिर उस लड़के को देखते हुए बोली, किसने बोला चाय लाने को? वो लड़का हकलाने लगा लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। तभी एक पुलिस वाला वहाँ आया जो ज़बरदस्ती शाश्वत को अंदर लेकर आया था। उसे अंदर ही बैठने को बोला था। वो पुलिस वाला वैशाली को देखते हुए बोला, मैडम वो, लेकिन वो आगे अपनी बात पूरी करता उससे पहले वैशाली चिल्लाते हुए बोली, हिंदी में समझ नहीं आता क्या? 3 दिन पहले ही शुद्ध हिंदी में समझाया था। ये पुलिस स्टेशन है, होटल नहीं, जहाँ किसी के घर वाले आएंगे और तुम सब चाय नाश्ता करवाओगे। पुलिस स्टेशन के बाहर बेंच पड़ी है, किसी से भी कोई मिलने आए तो वो जगह है वेट करने के लिए। ये पता नहीं है कि समझ नहीं आता है। उस पुलिस वाले ने अपना सिर नीचे कर लिया। शाश्वत वैशाली को देख के हल्का मुस्कुरा दिया और उठ के बाहर चला गया। वैशाली ने तिरछी नज़रों से शाश्वत को देखा पर उसे रोका नहीं। उस पुलिस वाले को लगा कहीं वैशाली और शाश्वत के बीच गलतफहमी ना हो जाए। ऐसे किसी की वाइफ अपने वर्किंग प्लेस पर उसके साथ ऐसे बिहेव करेगी तो कोई भी लड़का गुस्सा हो जाएगा। इसलिए वो वैशाली से डरते हुए बोला, मैम आप प्लीज़ सर से कुछ ना कहिएगा। वो पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आ रहे थे, मैं ही उनको ज़बरदस्ती अंदर लाया। वो आपका फ़ोन नहीं लग रहा था तो वो यहाँ आपके बारे में पूछने आ गए। आपका वर्किंग टाइम भी 1 घंटे पहले पूरा हो चुका है। शायद वो टेंशन में यहाँ आए थे। मैंने उनके लिए चाय लाने को बोला था। उसमें उनका कोई दोस्त नहीं है। हम सब ने बहुत रिक्वेस्ट की थी तब वो यहाँ आके बैठे थे। वैशाली गुस्से में बोली, मेरा मैटर है, मैं देख लूँगी। तुमको किसी की तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है और आगे से किसी का घर वाला मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट लेते ना दिखे। उस पुलिस वाले ने अपना सिर हिला दिया और वहाँ से चला गया। वैशाली की भाभी का मुंह बन गया। वो भी पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। वैशाली जल्दी अपना वर्क ख़त्म करके आई तो शाश्वत गाड़ी से टेक लगाए खड़ा फ़ोन में कुछ देख रहा था। वैशाली ने उस समय तो गुस्सा कर दिया लेकिन अब उसे घबराहट हो रही थी, कहीं शाश्वत उसे गलत ना समझ ले। वैशाली थोड़ी डरी डरी शाश्वत के पास आई और अपनी घबराई सी धीमी आवाज़ में बोली, सॉरी प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिएगा। शाश्वत ने अपना फ़ोन बंद किया और वैशाली के गले से लग के बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू। वैशाली शाश्वत को नज़रें तिरछी करके देखने लगी। शाश्वत वैशाली से दूर हुआ और बोला, बिल्कुल सही किया तुमने, बड़ों को देख के ही छोटे सीखते हैं। वैसे ही तुम जैसे काम करोगी बाकी सब भी वैसे ही करेंगे। वैशाली ने चैन की सांस ली और बोली, थैंक यू सो मच। मुझे तो लग रहा था कहीं आपको बुरा ना लगा हो, आप कहीं मुझे गलत ना समझ ले। शाश्वत हंस दिया और बोला, कुछ ज़्यादा ही सोचती हो तुम। वैशाली मुस्कुराते हुए शाश्वत की गाड़ी में बैठ गई और बोली, पर आज आप मुझे लेने आई, कुछ खास बात है क्या? बताया भी नहीं। शाश्वत भी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, कॉल तो कर रहा था इतनी देर से पर फ़ोन ऑफ जा रहा है तुम्हारा। वैशाली ने मुंह बना के कहा, मेरा फ़ोन ऑफ जा रहा है। बोलते हुए वैशाली ने अपना फ़ोन निकाल के देखा तो उसका फ़ोन ऑफ था। अब फ़ोन ऑन करने की कोशिश करते हुए बोली, ये ऑफ कैसे हो गया? लेकिन बैटरी नहीं थी तो फ़ोन ऑन नहीं हुआ। तो वैशाली ने अपना माथा पीट लिया और बोली, बैटरी ख़त्म है इसकी। वैशाली ने फिर गाड़ी में ही अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया और शाश्वत से बोली, सॉरी बैटरी ख़त्म हो गई, फ़ोन का यूज़ नहीं पड़ा तो देखा नहीं। शाश्वत मुस्कुरा के बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास इतने काम होते हैं, कैसे ध्यान जाएगा। वैशाली भी मुस्कुरा दी और बोली, पर आज आपका प्लान कैसे बना मुझे लेने आने का? क्या बात है, बताइए बताइए। शाश्वत ने वैशाली की तरफ देखा और मुस्कुरा के बोला, क्या बात है ये तो तुम बताओ। वैशाली ना समझी से बोली, मतलब मैं समझी नहीं। शाश्वत ने वैशाली से कहा, पीछे सीट पर एक फ़ाइल पड़ी है, उठाना ज़रा। वैशाली फ़ाइल उठाने के लिए पीछे घूमी पर फाइल देखते हुए उसके फेस के रंग उड़ गए। उसने तुरंत शाश्वत की तरफ देखा तो शाश्वत भी सीरियस फेस के साथ बोला, क्या हुआ, उठाओ फाइल। वैशाली ने हिचकिचा के अपना थूक अंदर कर लिया और शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत सीरियस टोन में बोला, क्या चल रहा है ये सब, कुछ बताओगी? वैशाली ने अपनी नज़रें झुका ली और बोली, आपने फ़ाइल पढ़ ली? शाश्वत बोला, बस एक नज़र देखी, पढ़ी होती तो तुमसे नहीं पूछता ये सब क्या है, क्यों टेस्ट करवाए तुमने इतने। वैशाली अपनी उंगलियां दबाने लगी और बोली, 32 की एज हो गई है, कुछ ही समय बाद 33 की हो जाऊंगी, तो सोचा एक बार सारे टेस्ट करवा लूँ, सब ठीक तो है कि नहीं।
शाश्वत ने एक नज़र वैशाली को देखा, फिर सामने देखने लगा। वैशाली का अब गला भर आया और विंडो से बाहर देखते हुए बोली, और जैसा डर था वही हुआ। कुछ प्रॉब्लम है जिसे मैं अभी कंसीव नहीं कर सकती। 2-3 साल ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद चांस है। अगर अभी कंसीव हो गया तो बच्चा ज़्यादा समय रुकेगा नहीं। ट्रीटमेंट के बाद भी कोई पक्की गारंटी नहीं है कि बच्चा होगा ही, क्योंकि ट्रीटमेंट के साथ साथ एज भी बढ़ती चली जाएगी। वैशाली अब आगे बोल भी नहीं पा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। शाश्वत ने गाड़ी साइड लगा दी और वैशाली को अपनी तरफ घुमाया तो वैशाली अपना सिर नीचे किए रो रही थी। शाश्वत ने वैशाली के आंसू पोंछे और बोला, तो इसलिए तुम 3 दिन से इतना परेशान सी घूम रही हो? खाना भी ठीक से नहीं खाया तुमने 3 दिन से। वैशाली शाश्वत के गले लग गई और बोली, डॉक्टर ने जैसे रिपोर्ट में क्या आया है ये बताया तो भूख प्यास मर गई। कैसे आपसे ये बात बताऊं यही सोच रही थी, पर आपको खुद ही सब पता चल गया। शाश्वत वैशाली को शांत कराने लगा और बोला, पहले तो तुम रोना बंद करो। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। अगर तुमको कोई इशू है तो इट्स ओके। लाइफ में बस बच्चा करना ही एक चीज़ नहीं है। तुम ये सब दवा मत खाओ। ये इतनी सारी दवा खाने से बच्चे से रिलेटेड कमी दूर हो जाएगी, लेकिन ये इतनी सारी दवा तुम्हारी बॉडी में अंदर किसी तरह से हार्म भी करेगी। वैशाली शाश्वत से दूर हुई और उसे भरी नज़रों से देखने लगी। शाश्वत ने वैशाली का हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो ये 2-3 साल तक दवा खाने के बाद भी जब कोई गारंटी नहीं है, क्यों अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रही हो? हर ट्रीटमेंट हर किसी को सूट करे ऐसा ज़रूरी भी तो नहीं है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए तो बस अपना खून अपना बच्चा पाने के चक्कर अपने शरीर को खिलौना बना देना, ये कहाँ की समझदारी है। वैशाली की आंखों से आंसू झरझर गिरे जा रहे थे। वो रोते हुए बोली, मेरी कमी की वजह से। वैशाली आगे अपनी बात बोली नहीं पा रही थी। शाश्वत ने अपना माथा पीट लिया और वैशाली के आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग का इलाज करवाने की ज़रूरत है। क्या क्या सोचती रहती हो? अभी मैं भी अपना फुल बॉडी चेकअप करवाने जाऊंगा तो कोई ना कोई कमी निकल जाएगी। तुम क्या मुझे फिर लाइफ टाइम ताना मारोगी, आपकी बॉडी में ये कमी है, आपकी बॉडी में ये कमी है? वैशाली रोते हुए बोली, आपकी बॉडी में कोई कमी नहीं निकलेगी। शाश्वत बोला, ठीक है चलो मान लिया अभी नहीं निकलेगी, पर कुछ साल बाद। ऐसा तो है नहीं कि मैं अमृत पी के आया हूँ। मुझे तो कभी कुछ होगा ही नहीं। कोई बीमारी मेरे अंदर कभी नहीं होगी। एक ना एक दिन मुझे कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होगी, और जब भी होगी तुम मुझे खुले दिल से अपनाओगी तो अपने लिए ऐसा क्यों सोचती हो? वैशाली बोली, पर बच्चा जैसी चीज़ छोटी बात थोड़ी होती है। शाश्वत बोला, सारी बातें छोटी होती है, बड़ा हम उनको अपने दिमाग की उल्टी सीधी सोच की वजह से बनाते हैं। सोच के देखो, अगर मेरे अंदर कोई कमी निकली जिससे हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते तब। वैशाली आंखें बड़ी करके शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत आगे बोला, चलो अभी मैं भी अपने सारे टेस्ट करवा लेता हूँ। जैसे तुम्हारी एज का प्रॉब्लम है, मेरी एज का भी होगा ना, क्या पता तो उससे ज़्यादा कमी मेरे अंदर निकल आई। हम दोनों सेम एज के हैं। वैशाली अपनी आंखें बड़ी करके बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शाश्वत वैशाली को देख के बोला, क्यों मैं एलियन हूँ, मेरे अंदर कमी नहीं हो सकती। वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया। शाश्वत उसे समझाते हुए बोला, हर चीज़ में लड़कियों की गलती नहीं होती है। मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, समझती होगी। बच्चे नहीं हो रहे या फिर बस लड़कियां हो रही है, लड़का नहीं हो रहा, इसमें हर बार लड़कियों की कमी नहीं होती। तो हर चीज़ में खुद में कमी निकालना बंद करो। तुम अपने अंदर कमी निकालती हो, इसलिए 4 लोग और आते हैं उसको बढ़ावा देने। वैशाली कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। शाश्वत प्यार से वैशाली के आंसू पोंछते हुए बोला, तुमको अपने शरीर से खेलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनको माँ बाप के साये की ज़रूरत, और तुम उनको अपना साया देकर आराम से उनके साथ खेलना। तुम स्वस्थ रहोगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। मैं जो तुम्हारी लाइफ में आएगा वो, हम सब एक लेडी परिवार की बैकबोन होती है। अगर बैकबोन को दर्द रहेगा तो परिवार सीधे खड़े होकर कैसे चलेगा? इसलिए फालतू की बातें और दवाई छोड़ो। नेक्स्ट मंथ नवरात्रि शुरू हो रही है। हम लोग नवरात्रि के पहले दिन माता रानी के साथ साथ 2 नन्ही देवियों को भी अपने घर में ले आएंगे। वैशाली को बहुत रोना आ रहा था। उसके बच्चे गोद लेने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ट्रीटमेंट में 3 साल निकल जाएंगे, फिर उसके बाद भगवान जाने उसको कितने साल बाद कंसीव होगा, और अगर ज़्यादा समय लग गया तो फिर वो कभी माँ नहीं बन पाएगी।
फिर 39-40 की उम्र में किसी बच्चे को गोद लेकर पालना, उसमें भी तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा यही होगा वह भी बच्चा गोद ले ले, बाकी भगवान की मर्जी। वैशाली ने सोचा और शाश्वत से बोली, ठीक है, लेकिन मैं अपनी दवा बंद नहीं करूँगी। शाश्वत तो बस वैशाली की हेल्थ ठीक रहे इसलिए दवा के लिए मना कर रहा था। ये अंग्रेजी दवाएं शरीर को कहीं ना कहीं से अभी नहीं तो बाद में नुकसान पहुंचाती है। फिर वैशाली की बॉडी कैसी है ये भी नहीं पता, इतनी गर्म दवा झेल पाएगी कि नहीं। लेकिन वैशाली की रोती शक्ल देख के शाश्वत उसको दवा बंद करने का दबाव नहीं डाल पाया और बोला, ठीक है। वैशाली अपने आंसू पोंछ के मुस्कुरा दी और विंडो से बाहर देखने लगी। शाश्वत ने भी दोबारा गाड़ी आगे बढ़ा दी। वैशाली ने दवा खाने का, अपना ट्रीटमेंट पूरा करने का फैसला इसलिए लिया था कि क्या पता भगवान उसके ऊपर तरस खा ले और ट्रीटमेंट पूरा होते ही उसको माँ बनने का सुख प्राप्त हो सके। तब तक ये गोद लिया उसका बच्चा पहले से होगा तो दूसरा बच्चा 3 साल बाद होने में कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चा नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, उसका पहला गोद लिया बच्चा तो होगा ही। कम से कम उसके जीवन में एक बच्चा तो होगा ही जो उसे माँ बोलेगा। बाकी शाश्वत का कहना भी गलत नहीं है। दुनिया में लाखों बच्चे हैं जिनको माँ बाप के साये की ज़रूरत होती है और अगर वो किसी एक को भी माँ का प्यार दे पाई तो वो भाग्यशाली होगी। 1 महीने बाद आज नवरात्रि का पहला दिन था और जैसा शाश्वत ने बोला था वो आज एक नन्ही कली को लेने जा रहे थे। एक इसलिए क्योंकि वैशाली ने 2 कलियों को गोद लेने से मना किया था। उसकी 2 वजह थी। पहली ये कि भूमि जी की उम्र बहुत हो गई थी, वो इतना बच्चा संभाल नहीं पाएगी। वैशाली को अपनी ड्यूटी पर जाना होगा तो वो इतना ध्यान नहीं दे पाएगी। ज्योति का खुद का अभी बच्चा 1.5-2 साल का है। ज्योति अपना बच्चा संभालेगी कि वैशाली के बच्चे को, और जब मेड के भरोसे ही बच्चा पालना है तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ही क्यों उठाना। इसलिए एक बच्चा होगा तो वैशाली उसे अच्छे से पाल पाएगी। और दूसरी वजह ये भी थी कि उसके मन में अभी भी एक लालच था, भगवान उस पर दया कर दे और उसको एक खुद का बच्चा हो जाए। अगर उसको खुद का एक बच्चा 2 साल या 3 साल बाद भी हुआ तो वो 3 बच्चे कैसे पालेगी। सारे बच्चे तरह ऊपर के होंगे। अगर वो जॉब ना करती होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, जॉब के साथ इतने बच्चे संभालना थोड़ा मुश्किल था। शाश्वत भी वैशाली की बात समझ गया था, पर उसने ये ज़रूर कहा था अभी एक कली ले आते हैं पर 3 साल बाद एक दूसरी कली ज़रूर लेकर आएंगे। वैशाली भी शाश्वत की बात से सहमत हो गई थी। सारे घर वाले भी दोनों के फैसले से खुश थे। शाश्वत और वैशाली बच्चे को लेने अनाथ आश्रम गए थे। ज्योति और शिव नई देवियों का घर में गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे थे। भूमि जी अब ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी तो वो अब ज़्यादातर घर पर ही रहती थी। सभी बहुत खुश थे। वैशाली और शाश्वत अनाथ आश्रम पहुँचे और दोनों अंदर ही जा रहे थे कि वैशाली का फ़ोन बज उठा। वैशाली ने आज वैसे तो छुट्टी ली थी लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट कॉल था, इसलिए उसने शाश्वत से कहा आप अंदर चलो, मैं ये कॉल अटेंड करके आती हूँ। बोल के वैशाली एक साइड आ गई, लेकिन शाश्वत अंदर नहीं गया। वो वैशाली के ही साथ अंदर जाना चाहता था। वैशाली फ़ोन पर बातें कर रही थी कि उसके फेस पर गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोली, कहाँ है वो। दूसरी साइड से एक आदमी ने एक एड्रेस बताया। वैशाली इधर उधर देखते हुए बोली, तो मैं यही हूँ, वो कहाँ है। वो आदमी बोला, मैम आप अनाथ आश्रम में है। वैशाली बोली, हाँ। वो आदमी बोला, मैम वो अनाथ आश्रम ही आ रही है, हम उसके पीछे हैं, आप लोग आगे से रोक लेना वरना वो फिर से भाग निकलेगी। वैशाली ने ओके बोल के कॉल कट किया और पेड़ के पीछे छुप गई। तभी वहाँ से जानू गुजरी तो वैशाली उसके सामने आ गई। जानू के होश उड़ गए। उसने तुरंत पलट के भागने की कोशिश की तो पीछे से एक लेडी और एक जेंट्स पुलिस वाले ने उसे घेर लिया। जानू के पसीने छूट गए। वो डर से वैशाली को देखने लगी तो वैशाली ने उसको एक तमाचा लगा दिया और बोली, तुमको क्या लगा था तुम छुप जाओगी तो हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। जानू आंखों में अंगारे लिए वैशाली को देखने लगी। वैशाली फिर गुस्से में बोली, आज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है, आज तुमको जेल भेज के मैं चैन की सांस ले पाऊंगी। क्या सोचा था तुमने, शाश्वत की फैक्ट्री में आग लगा के इतनी आसानी से बच जाओगी। शक तो बहुत पहले ही था, यकीन तब हुआ जब मैं लाल बत्ती की गाड़ी में घर आई और तुम डर के छुप गई। उसके बाद से ही मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर थी। तुमने जिस इंसान को पैसे देकर आग लगवाई वो भी हमारी गिरफ्त में है और वो तुम्हारे खिलाफ पहले ही बयान दे चुका है, पर तुम पहले ही फरार हो गई। लेकिन चोर कितना भी छुप ले
पुलिस की नज़रों से बच नहीं सकता। जानू आंखों में गुस्सा लिए वैशाली को घूर रही थी। वो बात ऐसी थी कि ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें वैशाली को सीखने को मिली जिससे उसे शाश्वत की फैक्ट्री में आग कैसे लगी होगी इसका शक हुआ। उस समय वैशाली कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सभी को मना किया था। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि वो आईपीएस बनने वाली है, वरना जानू को फरार होने का अच्छा समय मिल जाता। वैशाली जब आईपीएस बनी तो उसका पहला मकसद यही था कि उसको शाश्वत की फैक्ट्री में आग लगी कि लगाई गई इसका पता करना था। वैशाली ने तहकीकात करना शुरू किया। वैशाली ने अपनी पहुंच से एक ही दिन में तहकीकात पूरी कर ली तो उसे सबूत मिल गई कि आग लगाई गई थी, लेकिन किसने लगाई इसका कोई सबूत नहीं था। जानू ने ही ऐसी नीच हरकत की है ये तो वैशाली जानती थी, लेकिन बिना सबूत के वो कुछ कर नहीं सकती थी। इसलिए सबूत इकट्ठा करने के लिए उस दिन वैशाली ने अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी का हॉर्न बजाने को बोला, जिससे जानू को एकदम से शौक लगा कि वैशाली पुलिस अफसर बन गई। अचानक से पता चलने पर उसे सोचने समझने का मौका नहीं लगा और उसने उसमें ये गलती की कि जिस इंसान को पैसे देकर उसने आग लगाने को कहा था वो उस इंसान से मिली। वैशाली ने पहले ही अपने लोग जानू के ऊपर नज़र रखने के लिए रख रखे थे। जानू के उस इंसान से मिलते ही उस इंसान को गिरफ्तार कर लिया गया। बस देरी थी तो उस इंसान के मुंह खोलने की, लेकिन वो इंसान गायब है। यह खबर जानू तक पहुंच गई थी तो जानू को कहीं ना कहीं यह अंदाज़ा लग गया था वैशाली ने उस आदमी को उठवाया है और वैशाली जानू को भी मरवा सकती है। सोच के जानू एक अनाथ आश्रम में आके छुप गई, क्योंकि बड़े घर की लड़की भाग के जाएगी तो दूसरे शहर नहीं तो दूसरे देश, किसी का इस बात पर शक जाएगा ही नहीं। वो किसी अनाथ आश्रम में छुपी है, लेकिन झूठ के पैर ज़्यादा बड़े नहीं होते, एक ना एक दिन सच झूठ तक पहुंच ही जाता है। जैसे आज वैशाली के हाथों जानू लग गई। वैशाली बहुत खुश थी। शाश्वत को इतना दुख पहुंचाने वाले को वो सज़ा देगी। उसने ये बात शाश्वत के लिए सरप्राइज़ के रूप में रखी थी। उसने सोचा था वो जानू को जेल के पीछे करेगी, तब शाश्वत को शुरू से अब तक की सारी बात बताएगी। वैशाली ने उस पुलिस लेडी से कहा, गिरफ्तार कर लो इसे भी। पर जानू जो वैशाली से दुखी देखने के लिए कुछ भी कर सकती थी, उसने जल्दी से घूम के उस पुलिस वाले की कमर से गन निकाल ली। सभी की आंखें बड़ी हो गई। जानू ने गन वैशाली के ऊपर तान दी और बोली, मुझे पकड़ के बहुत खुश होना, पर मैं तुमको खुश होने नहीं दूंगी। जेल तो वैसे ही मुझे जाना है, तो अच्छे से कांड करके जाती हूँ ताकि दिल को तसल्ली मिल सके। वैशाली जानू को समझाते हुए बोली, जानू बहुत गलतियाँ कर चुकी हो और मत करो, बस ऐसे ही कुछ सालों की सज़ा होगी, पर तुमने अगर किसी की जान ली तो उम्र कैद या फांसी भी हो सकती है। जानू बोली, मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा, पर तुमको मैं कभी मुस्कुराने नहीं दूंगी। तुमने मेरी ज़िंदगी से हर एक खुशी छीन ली। शाश्वत से कितना प्यार करती थी मैं, शिव कितना अच्छा दोस्त था मेरा, सबको तुमने अपनी तरफ कर लिया, सब छीन लिया मुझसे। वैशाली फिर जानू को समझाते हुए बोली, जानू गन नीचे करो, बहुत बड़ी गलती कर रही हो। जानू रोते हुए मुस्कुरा दी और बोली, गलती तो मैंने अभी तक की, ये सोच के कि तुम घर से दूर हो। पक्का तुम्हारे और शाश्वत के बीच कुछ लड़ाई चल रही है। 3 साल से घर से दूर हो, कभी कभी आती हो। जल्दी शाश्वत तुमको तलाक दे देगा, फिर मेरा कुछ चांस है, लेकिन गलती कर दी मैंने। वैशाली गुस्से में जानू को देख रही थी। जानू ने फिर गन को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, लेकिन मैं तुमको नहीं मारूंगी, तुमको मारने से सुकून नहीं मिलेगा। वैशाली की आंखें और बड़ी हो गई। जानू ने अपनी गन की दिशा घुमा दी और वैशाली के ठीक पीछे खड़े शाश्वत की तरफ कर दी। वैशाली ने पीछे पलट के देखा तो उसकी सांस अटक गई। शाश्वत बहुत दूर खड़ा था, उसकी पीठ उनके साइड थी। वो शाश्वत को देख सकते थे, पर शाश्वत उनको नहीं। दूरी ज़्यादा थी, लेकिन एक गोली के लिए कोई ज़्यादा दूरी नहीं थी। जानू वैशाली को घबराया देख के आगे बोली, बस यही भाव देखना चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ में। जैसे मेरी लाइफ से मुस्कान छीन ली तुमने, मैं भी छीन लूँगी। ये मुस्कान तुम्हारी उस शाश्वत की वजह से है ना, जब वही नहीं रहेगा तो कैसे मुस्कुराओगी। वैशाली जानू को रोकती या कुछ और करती, उससे पहले जानू ने बोलते हुए गोली चला दी। वैशाली चीख पड़ी, पर शाश्वत बहुत दूर था। वैशाली की आवाज़ उस तक नहीं पहुंची। अचानक से ही शाश्वत, जो अभी तक खड़ा था, वो अपने घुटने पर बैठ गया। वैशाली ने डर से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। आंसू झरझर गिरने लगे। गले से सिसकियों के लिए भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। जानू वैशाली को देख के हंस दी।
और खुद ही पुलिस वाले को गन देकर अपने हाथ आगे करते हुए बोली, अब गिरफ्तार कर लो। सभी हैरानी से जानू को देख रहे थे। वैशाली की आंखें फटी हुई थी। वो बुत बनी खड़ी शाश्वत को देख रही थी। उसकी आंखों में इतना पानी था कि उसको सामने का नज़ारा ठीक से दिख नहीं रहा था कि सामने शाश्वत फिर उठ के खड़ा हो गया था और उसके हाथ में एक बच्ची थी। लेकिन उस लेडी पुलिस ने सामने देखा तो वैशाली को आंखें हिलाते हुए बोली, मैडम सर एकदम ठीक है। वैशाली को पहली बार तो कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन दोबारा वो अपने होश में आई और अपने आंसू पोंछ के सामने देखा तो मानो उसके दिल ने धड़कना दोबारा शुरू कर दिया। जानू भी एकदम से चौंक गई थी। उसने पीछे पलट के देखा तो शाश्वत उस बच्चे को हवा में उछाल उछाल के खेल रहा था। जानू की आंखें फट गई, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। शाश्वत घुटने पर बैठा तो उसको लगा शाश्वत को गोली लग गई। शाश्वत इतनी दूर था कि ठीक से कुछ समझ नहीं आया। सभी को धोखा हुआ कि शाश्वत को गोली लग गई, लेकिन ऐसा नहीं था। जब आप सबके साथ अच्छा करो, सबके प्रति प्रेम और सच्ची और अच्छी सोच रखो, किसी को जान के कभी दुख ना पहुंचाओ, तो आपके किए अच्छे कर्म आपका साथ देते हैं। भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक शक्ति है जो हमें देख रही है और हमारी रक्षा कर रही है। हम विश्वास करें या ना करें, पर चमत्कार होते हैं। भगवान हमारी मदद को खुद नहीं आते, पर वो हमारे लिए अपनी सहायता जरूर भेज देते हैं। शाश्वत तो खड़ा वैशाली के आने का वेट कर रहा था कि जिस समय जानू ने गोली चलाई, एकदम से 10-11 महीने की बच्ची घुटनों पर चलते हुए शाश्वत के पास आई और उसके कपड़े खींचने लगी। शाश्वत तुरंत अपने घुटने पर बैठ गया और गोली उसके सिर के ऊपर से होकर निकल गई। शाश्वत ने उस बच्ची को गोद में उठाया और इधर उधर देखते हुए बोला, बच्चे तुम आश्रम से बाहर कैसे आई? तुमको कोई देखने वाला नहीं है। वो बच्ची बस शाश्वत को देख के खिलखिला के हंस रही थी। शाश्वत भी उसे देख के मुस्कुरा दिया और उसे खिलाने लगा। वैशाली ने जैसे ही शाश्वत को सही सलामत देखा, तुरंत भाग के उसके पास आई तो शाश्वत एक आदमी से बात कर रहा था। यही आश्रम की देख रेख करते थे। शाश्वत उनसे उस बच्ची के बारे में पूछ रहा था कि बच्ची बाहर कैसे आई, तो वो आदमी शाश्वत को बता रहा था, बच्ची बहुत चंचल है, इधर उधर भागती रहती है। जरा सा डोर ओपन था, वहीं से भाग आई। वैशाली शाश्वत को किसी से बात करते देख उसके पास आकर रुक गई, पर उसकी पलकें अभी तक गीली थी। शाश्वत ने वैशाली को देखा तो उसको वो बच्ची दिखाते हुए बोला, ये देखो कितनी प्यारी बच्ची है, इतनी जल्दी मुझसे घुल मिल गई है, गोद से उतरी नहीं रही है। मुझे तो ये बहुत पसंद है, ऐसा लग रहा है जैसे पहले से कोई रिश्ता है हमारा। अगर तुमको सही लगे तो हम इस बच्ची को ही अपना बना ले। वैशाली ने एक नज़र उस बच्ची को देखा तो उसने शाश्वत की शर्ट कस के पकड़ी हुई थी। वैशाली को और रोना आ गया। सच में शायद कोई रिश्ता होगा दोनों का, तभी तो सही वक्त पर आके इस बच्चे ने शाश्वत की जान बचा ली। वैशाली ने तुरंत अपना सिर हमें हिला दिया। शाश्वत भी मुस्कुरा दिया और उस आदमी से बोला, अंकल आप पेपर वर्क कंप्लीट कर दीजिए, हमको कोई और बच्चा नहीं देखना, हम इसे ही अपने साथ घर लेकर जाएंगे। उस आदमी ने अपना सिर हिला दिया और मुस्कुरा के उस बच्ची को शाश्वत की गोद से अपनी गोद में लेने की कोशिश करते हुए बोला, चलो छोटी परी काका की गोद में आओ, एक बार सबसे मिल लो। लेकिन वो बच्ची शाश्वत से दूर होते हुए रोने लगी तो शाश्वत ने उसे गले से लगा लिया और उस आदमी को रोकते हुए बोला, अंकल रहने दीजिए, मैं खुद मिला दूंगा इसको सबसे, आप चलिए पेपर वर्क करिए, मैं आता हूँ। वो आदमी ओके बोल के अंदर चला गया। उनके जाते ही वैशाली शाश्वत और उस बच्ची के एक साथ गले लग गई और रोने लगी। शाश्वत थोड़ा परेशान होकर बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वैशाली शाश्वत से हल्का सा दूर हुई और उस बच्ची को लाड करने लगी। शाश्वत फिर कुछ नहीं बोला। उसे लगा वैशाली बच्चे के लिए इतने समय से परेशान है कि वो माँ नहीं बन सकती, इसलिए बच्चा देखते ही उसकी ममता जाग गई। लेकिन वैशाली तो उस बच्ची को लाड करके दिल से शुक्रिया बोल रही थी कि शुभ लक्ष्मी ने उसके जीवन में कदम रखा। जल्दी वैशाली और शाश्वत दोनों उस बच्ची को लेकर घर पहुँचे। उस बच्चे का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया सभी ने। वैशाली ने तो आलते से उसके पैरों की छाप भी ले ली और उसे फ्रेम करने के लिए भेज दिया। पूरे घर में रौनक छा गई थी। भूमि जी ने बच्ची को सबसे पहले पायल पहनाई तो उसके घुटनों पर चलने पर चारों तरफ छम छम की आवाज़ गूंजने लगी। ज्योति के बेटे को भी उसकी छोटी बहन मिल गई। दोनों बच्चे बहुत जल्द आपस में घुल मिल गए थे।
घर में बस खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उस बच्ची ने एक ही दिन में सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। दोपहर से कब रात हुई किसी को पता ही नहीं चला। रात में जब शाश्वत अपने रूम में आया तो उसे बेड पर अपनी बेटी सोती हुई दिखी तो उसके कदम बेड के पास ही रुक गए और वो प्यार से उसे देखने लगा। एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया। एक ही दिन में उसे पापा बोलने वाली इतनी प्यारी सी बच्ची मिली जो उससे दूरी नहीं होना चाहती। जब से वो बच्ची आई थी तब से ज़्यादा टाइम वो शाश्वत के साथ ही थी। 10-11 महीने की बच्ची थी तो थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश भी करती थी। शाश्वत ने बस एक बार उसे सिखाया पापा बोलो। उसने एक बार में ही उसे पापा बोलना शुरू कर दिया था। शाश्वत की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, पर वैशाली का तो मुंह बन गया था। उसको घंटों बीत गया माँ बोलो माँ सिखाते, लेकिन बच्ची सो गई पर माँ नहीं बोली। शाश्वत खड़ा प्यार से उस बच्ची को देख रहा था कि उसके कानों में उल्टी करने की आवाज़ पड़ी। शाश्वत ने बाथरूम में आके देखा तो वैशाली उल्टियाँ कर रही थी। शाश्वत परेशान हो गया और उसकी पीठ सहराते हुए बोला, क्या हुआ तुमको? वैशाली लगातार उल्टियाँ किए जा रही थी। उसने बाथरूम में जो फ्रेशनर टंगा था उसकी तरफ उंगली की, पर शाश्वत पहली बार में ठीक से कुछ समझा नहीं। वैशाली ने फिर उस तरफ इशारा किया तो शाश्वत बोला, तुम बाथरूम में फ्रेशनर की तरफ क्यों उंगली कर रही हो? वैशाली हाथ के इशारे से उसे हटाने को बोलने लगी। शाश्वत ने फ्रेशनर निकाला और बाहर डस्टबिन में फेंक आया तो वैशाली को अब सांस में सांस आई, लेकिन इतनी उल्टियों से वो पस्त पड़ गई थी। शाश्वत उसको सहारा देकर बाहर लेकर आया और बेड पर बैठा के उसको पानी पीने को दिया और उसके सामने बैठ के बोला, क्या हुआ तुमको इतनी उल्टियाँ क्यों हो रही है और फ्रेशनर फेंकने को क्यों बोला? वैशाली ने एक लंबी सांस ली और अपना सिर बेड से लगा के आंखें बंद करते हुए बोली, पता नहीं बाथरूम में चेंज करने के लिए गई, लेकिन फ्रेशनर की स्मेल से उल्टियाँ होने लगी। शाश्वत बोला, फ्रेशनर चेंज किया क्या तुमने? वैशाली बोली, नहीं वही पुराना वाला है। शाश्वत बोला, फिर तुमको ऐसी उल्टियाँ क्यों होने लगी? वैशाली ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और बोली, पता नहीं मुझे, आप प्लीज़ मुझसे और सवाल मत पूछिए, बहुत सिर में दर्द हो रहा है, ऊपर से इतनी उल्टियों से गले में अलग से ही अजीब फील हो रहा है। शाश्वत ने फिर कोई सवाल नहीं किया और वैशाली को लेटा के बोला, तुम लेट जाओ, लाओ मैं सिर दबा देता हूँ। वैशाली बोली, आप सिर मत दबाओ, मुझे बस सिर दर्द की दवा दे दो। शाश्वत ने ओके कहा और वैशाली के लिए सिर दर्द की दवा ले आया। वैशाली ने दवा ली, वैसे ही फिर उसे वोमिट होने लगी। वो तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख के बाथरूम की तरफ भागी। शाश्वत वैशाली के पीछे पानी लेकर गया। वैशाली लगातार इतनी उल्टियाँ करके कमज़ोर फील कर रही थी। शाश्वत को उसकी बड़ी चिंता सता रही थी। शाश्वत के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, वैशाली इतनी दवा खाती है तो कहीं उसके ही साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। शाश्वत अब अपने आप को रोक नहीं पाया और वैशाली से बोला, अब तुम वो सारी दवा नहीं लोगी, देखो बस 1 महीने वो दवा लेने से कैसे तुम्हारा मुंह सूख गया है। अब तो ये उल्टियाँ होना भी शुरू हो गई है। पहले ही बोला था ये सारी दवाएं हर किसी को सूट नहीं करती। अपने शरीर के साथ मत खेलो, पर तुझे समझ नहीं आता है। अब तुमने एक भी दवा ली तो बता रहा हूँ अच्छा नहीं होगा। वैशाली शाश्वत को शांति से देख रही थी। शाश्वत ने वैशाली को लेटाया और मैं अभी आता हूँ बोल के रूम से बाहर चला गया। वैशाली भी सोच में पड़ गई, उसे दवा से दिक्कत हो रही है क्या? जब से उसने दवा खानी शुरू की है उसके लगभग 20-25 दिन बाद से ही सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, थकावट सी तो फील हो रही थी, लेकिन उसने इतना सोचा नहीं। लेकिन अब उसे भी लग रहा था उसे दवा सूट नहीं कर रही है। अब तो शाश्वत भी गुस्सा कर रहा है, उसको अब दवा बंद करनी ही पड़ेगी। लेकिन दवा बंद की तो जो माँ बनने के चांस है वो भी चले जाएंगे। सोचते हुए वैशाली की आंखों से आंसू बहने लगे। जल्दी शाश्वत रूम में वैशाली के लिए नींबू पानी लेकर आया। वैशाली ने उसकी आहट से ही अपने आंसू पोंछ लिए। वो जानती थी शाश्वत ने उसे रोते देखा तो और गुस्सा करेगा। वो पहले दिन से दवाओं के खिलाफ था, अब उसने ये जाना कि वो क्यों रो रही है तो और गुस्सा करेगा। शाश्वत ने वैशाली को उठाया और नींबू पानी पीने को दिया, लेकिन वैशाली कितना भी छुपा ले, शाश्वत की नज़रों से उसका रोना तो बिल्कुल नहीं छुप सकता था। शाश्वत भी वैशाली के मन की दुविधा को समझता था। इस बार प्यार से समझाते हुए उस बच्ची की तरफ देख के बोला, इतनी प्यारी बच्ची ने अपने शुभ कदम हमारी ज़िंदगी में रखे हैं, तुम खुश नहीं हो क्या? क्यों अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ खेल रही हो?
दवा तुम मेरे चिल्लाने से बंद कर दोगी, लेकिन दिन रात उसी बारे में सोचते हुए रोती रहोगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान हमको जो देता है हमको उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि कुछ के पास तो ये भी नहीं होता जो नहीं है या नहीं हो सकता। उसके बारे में सोच के जो है उससे जो खुशियाँ मिल सकती है उसको जाहिर मत करो। वैशाली शाश्वत की बात अच्छे से समझ रही थी। उसने नींबू पानी पी के अपनी पलकें पोंछ ली और बोली, आप सही बोल रहे हो। मैं कल आखिरी बार डॉक्टर के पास जाके उनको बताऊंगी कि मुझे दवा सूट नहीं कर रही है, और अभी जो मेरी तबीयत ख़राब है उसकी दवा लेकर वो पहले वाली सारी दवा बंद कर दूंगी। शाश्वत मुस्कुरा के बोला, गुड, चलो अभी आराम कर लो। वैशाली लेटने जा रही थी कि वो बच्ची रोने लगी। वैशाली ने बच्ची की तरफ मुस्कुरा के देखा और उसको गोद में उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, बेबी को भूख लग गई। पर शाश्वत उसे रोकते हुए बोला, तुम सो जाओ, मैं बच्ची को दूध पिला दूंगा। वैशाली मुस्कुरा के बोली, आप इसे दूध पिलाएंगे? शाश्वत बच्ची को गोद में लेते हुए बोला, हाँ, तुम शायद भूल रही हो, बच्ची तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। वैशाली बोली, हाँ ठीक है, पर दिन में बच्ची को दूध पिलाना आसान है, लेकिन रात में रोते वक्त मुश्किल। आपसे नहीं हो पाएगा, लाइए मैं जल्दी से इसे दूध पिला के सुला देती हूँ। शाश्वत बोला, अब तो मैं ही पिलाऊंगा, तुम बस चुपचाप देखो। वैशाली भी अपने हाथ बांधे हुए बोली, ठीक है, अब अगर आपने मुझसे बोला बच्ची संभल नहीं रही, मेरी हेल्प करो, तब बताती हूँ आपको। शाश्वत एक हाथ में बच्ची लिए दूसरे हाथ में बच्ची के लिए दूध बनाते हुए बोला, तुम सपने देखो, मेरी बेटी बहुत समझदार है, अपने पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। शाश्वत ने बोतल में दूध बनाया और बेड पर बच्ची को अपनी गोद में लेकर बैठ गया और उसे दूध पिलाने लगा। बच्ची भी नींद में आंखें बंद किए शांति से दूध पीने लगी। शाश्वत वैशाली को आंखों के इशारे से बोलने लगा, देखो देखो। वैशाली ने मुंह बना लिया और मन में सोचने लगी, दिन में तो मुझे नानी याद दिला दी थी, अब कितने आराम से दूध पी रही है। शाश्वत वैशाली की शक्ल देख के हंस दिया तो वैशाली का और गंदा सा मुंह बन गया। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में वैशाली डॉक्टर के कैबिन में थी और शाश्वत बाहर वेट कर रहा था। वैशाली को रात में भी काफ़ी उल्टियाँ हुई, जिससे वो बहुत वीक फील कर रही थी। तो शाश्वत उसको सुबह होते ही जिस डॉक्टर से वैशाली अपना इलाज करवा रही थी उस डॉक्टर के पास ले आया। वैशाली ने डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम बताई तो डॉक्टर उसको चेक करते हुए बोली, दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होने चाहिए, फिर भी एक बार आपका ब्लड टेस्ट करवा के चेक कर लेती हूँ। डॉक्टर ने वैशाली का ब्लड लिया और तुरंत टेस्ट के लिए भेज दिया। उससे बेसिक क्वेश्चन करने लगी जिससे उनको पता चल सके वैशाली को क्या दिक्कत है और ऐसी दिक्कत उसे क्यों हो रही है। कुछ क्वेश्चन के दौरान डॉक्टर ने उससे उसके मंथली सर्कल के बारे में पूछा तो वैशाली बोली उसे याद नहीं लास्ट कब आया था। डॉक्टर ने तुरंत उसको किट दी और चेक करने को बोला। वैशाली को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसे यकीन था ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 1.5 महीने पहले ही तो उसने फुल बॉडी चेकअप करवाया था। उसकी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम निकली कि उसे बच्चा करने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई, तो अभी कैसे कंसीव कर सकती है। पर फिर भी शंका को दूर करने में क्या जाता है। वैशाली कैबिन के अंदर ही बने बाथरूम में चेक करने गई तो 5 मिनट बाद ही उसके अंदर से रोने की आवाज़ आने लगी। डॉक्टर डर गई। उन्होंने डोर नॉक करके वैशाली से पूछा वो ठीक है, तो वैशाली रोते हुए बाहर आ गई। उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था। वो खुशी से रो रही थी और डॉक्टर के सीधा गले से लग गई। डॉक्टर वैशाली की मनोस्थिति समझ रही थी, ऐसे में भावुक होना स्वाभाविक था, लेकिन वैशाली की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने वैशाली को समझाया, वैशाली तुम खुश हो पर मुझे माफ़ करना, मेरा इरादा तुम्हारी खुशी छीनना नहीं है। वैशाली तुरंत डॉक्टर से दूर हो गई और उनको भरी आंखों से देखने लगी। डॉक्टर अपनी बात पूरी करते हुए बोली, मैंने पहले ही बोला था कंसीव हो सकता है, पर बच्चा ज़्यादा समय रुकना मुश्किल है। वैशाली की आंखों से आंसू अब दुख से बहने लगे थे। डॉक्टर आगे बोली, और रुक भी गया तो उसकी ग्रोथ कैसी है ये भी मैटर करता है। मुझे नहीं लगता तुम ऐसे बच्चे को जन्म देना चाहोगी जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, या फिर किसी भी प्रकार से वो बाकी बच्चों से कम हो। मतलब समझ रही हो ना, मैं दिव्यांग बच्चे की बात कर रही हूँ। वैशाली ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सिसक सिसक के रोने लगी। डॉक्टर बोली, वैशाली देखो, रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बोलूँगी, पहले तुम 1-2 मंथ रुक जाओ। बच्चा कितना समय रुकता है ये भी मैटर करता है।
अगर बच्चा रुका तो तुम 5 महीने तक देख लो। नॉर्मली हम मदर को 3 महीने का बोलते हैं, लेकिन अभी बहुत से केस ऐसे आ रहे हैं जहां 3 महीने ग्रोथ तो ठीक ठाक होती है, पर उसके बाद ठीक से नहीं होती। किसी बच्चे के हाथ नहीं बढ़ते तो किसी के पैर तो किसी का दिमाग, और ऐसे बच्चों को दुनिया में लाके भी कोई मतलब नहीं। ये उसकी पूरी ज़िंदगी के साथ खेलने जैसा होता है। इसलिए मदर खुद बच्चे को हटाने का फैसला लेती है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं। जब बच्चे की ग्रोथ ही नहीं होगी तो वो बाहर भी आया तो उसकी जितनी भी लाइफ है वो बस सफ़र ही करता रहता है। वैशाली डॉक्टर की बातें सुन के अपने पेट पर हाथ रखे फूट फूट के रोए जा रही थी। उसकी ही किस्मत ऐसी क्यों लिखी भगवान ने। जब वो सोचती थी अब कोई तकलीफ नहीं है जीवन में, उसी समय भगवान उसके ऊपर दुखों का पहाड़ फेंक देते हैं। खुशखबरी दी तो लेकिन एक डर के साथ कि कब ये खुशखबरी दुख खबरी में बदल जाएगी। वैशाली रो रही थी कि डॉक्टर ने उसे चेयर पर बैठाया और पानी पीने को दिया। फिर उसे समझाया कि वो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, उससे भी बच्चे पर असर पड़ सकता है। वैशाली ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। डॉक्टर ने फिर बच्चे की ग्रोथ हो रही है कि नहीं देखने के लिए उसकी तुरंत सोनोग्राफी की, तो डॉक्टर हैरान हो गई। जुड़वां बच्चे थे और ग्रोथ जैसी होनी चाहिए वैसी ही थी, कोई कमी नहीं थी बच्चों में। लेकिन फिर भी वही बात आ गई। अभी 1.5 महीना हुआ था, कुछ बोला नहीं जा सकता आगे क्या होगा। वैशाली को स्क्रीन पर अपने बच्चे के बिल्कुल जरा से आंस देख के बड़ा रोना आ रहा था। आंसू रुक ही नहीं रहे थे उसके। डॉक्टर ने उसको बहुत समझाया और उसको बताया प्रेगनेंसी की वजह से उसे स्मेल ज़्यादा लग रही है तो वो मास्क पहन के रहे, साथ में अभी के लिए दवाई बंद कर दे। दवाइयों की वजह से उसे उल्टियाँ ज़्यादा आ रही है, और हर महीने वो चेकअप के लिए आती रहे और अपना अच्छे से ध्यान रखे, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले। वैशाली कुछ नई दवाई लेकर कैबिन से बाहर आ गई तो शाश्वत वैशाली की सूजी आंखें और रोया हुआ फेस देख के परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ, तुम अंदर रो रही थी क्यों, सब ठीक तो है। वैशाली की आंखें फिर भर आई। उसे समझ ही नहीं आया वो शाश्वत को ये बात बताए कि नहीं। जब उसे इतना दुख हो रहा है तो शाश्वत को कितना होगा। सोचते हुए वैशाली की आंखों से आंसू रोकते रोकते फिसल गए। शाश्वत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यार प्लीज़ डराओ मत, बोलो सब ठीक है। वैशाली शाश्वत के गले लग गई और बोली, सब ठीक है, मैंने दवा बंद कर दी। शाश्वत ने भी वैशाली को हक कर लिया। उसे लगा शायद वैशाली दवा बंद कर रही है, जिससे उसे शायद खुद कभी माँ बनने का सुख नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो रो रही है। शाश्वत फिर बिना कोई सवाल किए उसे शांत कराने लगा और उसका ध्यान उस बात से हटाते हुए बोला, बहुत अच्छा किया, कम से कम अब तुम बूढ़ी अम्मा के जैसे सिर पकड़ के तो नहीं घूमोगी। वैशाली कुछ नहीं बोली तो शाश्वत फिर बोला, अरे यार मैं तो भूल ही गया। वैशाली शाश्वत से दूर हुई और उसे देखने लगी। शाश्वत वैशाली का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हुए बोला, आज बच्ची के नामकरण की रस्म रखी है माँ ने, उन्होंने बोला था मिठाई और फूल लाने को, जल्दी घर वापस आने को भी बोला था। तुमने तो 3 घंटे यहीं लगा दिए, अब माँ मेरी क्लास लगा देगी। तुमको तो कुछ बोलती नहीं है, वो बस मेरे ही कान खींचती रहती है, और दूसरी बाल खींचने वाली और आ गई है। सुबह पता है कितने बाल खींचे उसने, बस इस बात पर कि मैं उसे घर छोड़ के तुम्हारे साथ आ रहा था, उसको नहीं लाया। अब समझ में आ रहा है लड़के इतनी जल्दी टकले कैसे हो जाते हैं। उनकी राजकुमारियाँ अपनी बात मनवाने के लिए उनके बाल जो खींचती है, मैं भी जल्दी टकला हो जाऊंगा। तब तुम मुझसे प्यार करना तो कम नहीं कर दोगी ना। शाश्वत तब तक वैशाली को गाड़ी में लाके बैठा चुका था। शाश्वत ने ये बात बोलते हुए वैशाली की तरफ देखा तो इस बार वैशाली मुस्कुरा दी, अपना सिरनामी हिला दिया। ये सब जब हुआ वैशाली अपने रूम में थी, उसे बहुत कमज़ोरी लग रही थी तो वो आराम कर रही थी। फिर शाश्वत उसे गोद में उठा के सीधा डॉक्टर के पास ही ले आया था, पर वो जानती थी शाश्वत उसका मन अच्छा करने के लिए हंसी मजाक कर रहा है। उसका मन भी कुछ ठीक हो गया था, पर उसने अभी डिसाइड किया था वो अभी शाश्वत को बेबी के बारे में कुछ नहीं बताएगी। सब कितने खुश है ना नए मेहमान को लेकर, वो सबकी खुशियाँ ख़राब नहीं करना चाहती थी। जल्दी शाश्वत और वैशाली घर पहुँचे तो घर को बहुत अच्छे से सजाया गया था। एक तरफ गीत गाना करने वाली महिलाओं को बुलाया गया था, वो गीत गाना कर रही थी। भूमि जी ने बच्ची के नामकरण पर गरीबों में कंबल बांटने के लिए सर्वेंट से पूछ रही थी कंबल लाई कि नहीं। वैशाली अंदर आई तो भूमि जी उसे देख के बोली, बेटा क्या बोली डॉक्टर, सब ठीक तो है ना। वैशाली ने बस फीकी मुस्कान के साथ हाँ बोल दिया।
भूमि जी हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद करते हुए बोली, बाबा का आशीर्वाद है। शाम को जाके महाकाल के दर्शन कराना। मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी, अगर सब ठीक निकला तो दर्शन करने आऊँगी, पर मैं तो जा नहीं सकती। तुम और शाश्वत बच्ची को लेकर जाना, उसको भी भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। वैशाली ने सिर हिला दिया। तभी शिव वहाँ आया और परेशान होते हुए वैशाली से बोला, टीचर प्लीज़ जल्दी चलो। आप और भाई जब गए, बच्ची कुछ देर तो खेलती रही, लेकिन 1 घंटे बाद से बस रोए जा रही है। उसने ना कुछ खाया ना पिया। वैशाली और शाश्वत दोनों घबरा गई। दोनों ज्योति के रूम की तरफ लगभग भागते हुए गए तो वह बच्ची ज़मीन पर गद्दा बिछा था, उस पर बैठी रो रही थी और ज्योति का बेटा और ज्योति उसे अलग अलग खिलौने दिखा के शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वैशाली ने डोर से ही बच्ची को आवाज़ लगाई, बेटा। उस बच्ची ने पलट के वैशाली को देखा और तुरंत माँ बोलते हुए उसके पास घुटनों पर चलते हुए आने लगी। माँ शब्द सुनते ही वैशाली का दिल आंखें सब भर आई। शरीर में एक अलग सी फीलिंग दौड़ गई और रोंगटे से खड़े हो गए। कल कितनी देर वैशाली बच्ची को माँ बुलाने सिखा रही थी, लेकिन वो माँ नहीं बोली, लेकिन अभी ऐसे। माँ सुन के वैशाली का दिल भर आया। वो अपनी जगह जम सी गई। उस बच्ची ने आके वैशाली का पैर पकड़ लिया और माँ बोलते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगी। वैशाली होश में आई और उसने झट से उसे गोद में उठा लिया और उसको लाड करते हुए उसको शांत कराने लगी। वो बच्ची भी तुरंत शांत हो गई और वैशाली के कान नाक नोचने लगी। वैशाली ने उसे गले से लगा लिया और जल्दी से ज्योति से दूध की बोतल ली और वही गोद में बैठा के उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पिलाने लगी। वो बच्ची दूध पीते हुए अपनी गीली आंखों से वैशाली को ही देख रही थी और अपने पैर चला रही थी जो वैशाली के पेट को लग रहे थे, पर वैशाली को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसे अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों वैशाली को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो बच्ची बोल रही हो, मैं हूं ना तुम्हारी बच्ची। वैशाली की आंखें प्यार से भर आई थी। उसके मन से अपने बच्चे खोने का सारा भय चला गया था। बच्ची दूध पीते पीते ही वैशाली की चुन्नी पकड़ के सो गई थी। वैशाली फिर भी उसे ही देख रही थी। सभी वैशाली और उस बच्ची के प्रेम को समझ रहे थे। सबको अभी तक यही लग रहा था, बच्ची शाश्वत से ज़्यादा घुल मिली है, लेकिन एक माँ और बच्चे का प्रेम कोई नहीं समझ सकता। कुछ समय बाद पूजा की सारी तैयारी हो चुकी थी। बच्ची भी सो के उठ गई थी। पंडित जी ने पूजा शुरू की और बच्ची का नाम और रोली की थाली में लिखने को कहा। सभी ने वैशाली की तरफ देखा। वैशाली ने शाश्वत की तरफ देखा और बोली, आपने कुछ सोचा है? शाश्वत मुस्कुरा के बोला, तुमने जो सोचा है वह अच्छा होगा, इसलिए मैंने बच्ची के लिए कोई नाम नहीं सोचा। वैशाली मुस्कुरा दी और उस बच्ची को देख के थाली पर ऐशानी नाम लिख दिया। ऐशानी मतलब शक्ति देने वाली। उस बच्ची को देख के वैशाली को हिम्मत मिली थी। उसकी मुस्कान के आगे उसके माँ बोलते ही वैशाली अपने बच्चे का गम भूल सी गई थी। उसने अब सब भगवान भरोसे छोड़ दिया था। जो होगा देखा जाएगा। वो बस इस बच्ची के अपने जीवन में आने से खुश थी और उसे पूरी तरह से माँ की ममता देना चाहती थी। सभी को वैशाली का रखा नाम बहुत पसंद आया। माता रानी के दिन चल रहे थे तो कीर्तन रखा गया था। सारे काम हंसी खुशी निपट गए और दिन ऐसे ही हंसी खुशी निकल गए। वैशाली ने दवा बंद की तो उसकी तबीयत में सुधार आया। बाकी उसे कुछ चीज़ों से स्मेल की दिक्कत थी तो वो मास्क लगा लेती थी, पर उसने अभी किसी को कुछ नहीं बताया था। ऐसी ही हंसी खुशी 3 साढ़े 3 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। बच्ची 1 साल की हो गई थी। आज वैशाली को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना था, लेकिन ऐशानी का जन्मदिन था। फिर 3 दिन वो अपने पर्सनल काम में बिजी थी तो नहीं जा सकती थी। तो उसने फ़ोन पर ही डॉक्टर से बात कर ली थी। तो डॉक्टर बोली, अभी उसे बच्चे की मूवमेंट समझ में आनी चाहिए। अगर बच्चे की मूवमेंट समझ में आ रही है तो सब ठीक है। तुम 15 दिन बाद भी आओगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी मूवमेंट समझ में नहीं आ रही है तो तुरंत चेकअप करना पड़ेगा। कभी कभी बच्चा पेट में मर भी जाता है और पता भी नहीं चलता और बाद में वो माँ के लिए भी जानलेवा होता है। वैशाली घबरा गई थी क्योंकि उसे कोई भी मूवमेंट समझ में नहीं आ रही थी। उसका तो अभी पेट भी इतना समझ में नहीं आता था, जो थोड़ा बहुत निकला भी था वो ढीले कपड़े पहनने की वजह से समझ नहीं आता था। फिर वैशाली सुबह चली जाती थी और सीधा शाम में ही आती थी, जिसकी वजह से किसी को इतना ध्यान उस पर जाता ही नहीं था। अगर किसी को पता होता तो वो ध्यान भी देते, लेकिन ऐसे सब नॉर्मली रहते थे। लेकिन वैशाली अब परेशान हो गई। ना वो घर में किसी से कुछ बता सकती थी, ना पार्टी छोड़ के डॉक्टर के पास जा सकती थी।
वैशाली ने फिर जो होगा देखा जाएगा छोड़ के पार्टी में शामिल हो गई। दूसरा चारा भी तो नहीं था। 2 दिन की छुट्टी पर थी तो काम का बहाना बना के भी नहीं निकल सकती थी, लेकिन उसका जी घबराया हुआ था। उसके फेस पर बस झूठी मुस्कान थी। शाश्वत ने एहसानी को गोद में लेकर केक कटवाया और खूब सारी फैमिली फ़ोटो खींची गई। वैशाली के वर्किंग प्लेस के कुछ दोस्त भी आए थे तो वो उनसे बातें कर रही थी कि एहसानी अपने नन्हे नन्हे पैरों से उसके पास चलते हुए आने लगी। वैशाली का ध्यान उसकी तरफ नहीं था कि वैशाली को पीछे से किसी ने आके पुकारा तो वो पीछे पलटी, लेकिन एहसानी उसके पैरों से टकरा गई। वैशाली भी लड़खड़ा गई और एहसानी तुरंत ही नीचे गिर पड़ी, लेकिन वैशाली के लड़खड़ाने से उसके पेट में ज़ोर से झटका लगा। उसके मुंह से भी आह निकली, लेकिन उसका ध्यान एहसानी पर था जो रोने लगी थी। वैशाली ने उसे उठाया और उसको परेशान सी शांत कराते हुए बोली, सॉरी बेबी, मम्मा ने देखा नहीं। एहसानी जल्दी शांत हो गई थी, लेकिन उसे भूख लगी थी तो वह अपने मुंह में उंगली डाल के चूसने लगी। वैशाली अभी एहसानी की इशारे की भाषा समझने लगी थी कि कब एहसानी को क्या चाहिए, तो वो सबसे अभी आती हूँ बोल के एहसानी को लेकर अपने रूम में चली गई। वैशाली ने अपने रूम में ही एहसानी के लिए दूध बनाने का इंतज़ाम कर लिया था। एहसानी रात में भूखी हो जाती थी और खूब रोती थी। वैशाली को भी जल्दी जाना और भाग के काम करने में अब दिक्कत होने लगी थी। शाश्वत उठ जाता था, लेकिन वैशाली के फेस पर थकान देख के उससे सवाल करने लगता था। तो वैशाली ने एहसानी के बेसिक नीड की सारी चीज़ें अपने रूम में ही सेट कर ली थी। वैशाली ने एहसानी का दूध हल्का गर्म किया और बोतल में पलट के उसको दूध पिलाने बैठ गई, लेकिन अब एहसानी के पैर और बड़े हो गए थे तो वैशाली को अपने पेट पर उसका पैर जोर से लगा। उसको दर्द तो पहले से था, अब एहसानी की चिंता में उसे इतना एहसास नहीं था, लेकिन अब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने एहसानी को बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसके बगल में लेट गई, तो उसको दर्द के साथ साथ अपने पेट में अजीब सा भी फील होने लगा। वैशाली पहले तो डर गई, उसके लिए यह अनुभव पहली बार था। ऊपर से उसे कोई कुछ बताने वाला समझाने वाला नहीं था। थोड़ा समय लगा, लेकिन वैशाली को समझ आया उसका बच्चा घूम रहा है। वैशाली के फेस की खुशी देखने लायक थी। वैशाली को मुस्कुराते देख एहसानी भी अपने मुंह से बोतल निकाल के हंसने लगी। वैशाली की आंखें उसे देख के भर आई। वैशाली ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे फिर लाड करने लगी। वैशाली के दिल में एहसानी के लिए बेतहाशा प्रेम था। उसे हर बार इस बात का एहसास होता था, उसे जब से कोई भी दिक्कत हुई है या वो बच्चे को लेकर टेंशन में आई है तो कुछ ऐसा होता है कि एहसानी उसके पास आती थी और सब ठीक हो जाता था। वैशाली को लगने लगा था एहसानी सच में उसके लिए देवी का रूप है, जो उसकी सारी परेशानी और अपनी मुस्कान से ठीक करने उसके पास आई है। वो बहुत किस्मत वाली है जो एहसानी उसके जीवन में आई। 2 महीने बाद वैशाली का 5वां महीना लग गया था। उसके अभी तक के सारी रिपोर्ट एकदम सही थे। अब वो घर वालों से कुछ नहीं छुपा सकती थी। उसका पेट भी निकल आया था, पर वैशाली बच्चे जैसी बात पर झूठ क्यों ही बोलेगी, सोच के कोई कुछ कहता नहीं था और ना ही पूछता था। बस ज्योति हंसी मजाक कर लेती थी कि कुर्सी की पावर देखो, अच्छे से अच्छे इंसान को फुला देती है। वैशाली भी फूल रही है। वैशाली कुछ नहीं बोलती थी, बस हंस के रह जाती थी, पर वैशाली ना छुपा सकती थी, ना ही छुपाना चाहती थी। उसे भी उठने बैठने में दिक्कत चालू हो गई थी। कोई ऐसा ना समझे, लेकिन उसके उठने बैठने के तरीके देख के तो समझ ही जाएगा। और इतने समय तक उसने सबसे बच्ची वाली बात छुपाई, पता नहीं सबका क्या रिएक्शन होगा। उसको इस बात का डर भी था। आज वैशाली को सम्मानित किया जाना था, तो वैशाली ने सोचा आज सब बहुत खुश होंगे, तो वो मौका देख के ये खुशखबरी भी सबको दे देगी। वैशाली पहले से समारोह में उपस्थित थी, सब घर वाले आने बाकी थे, लेकिन तभी उसको अपना ट्रेनिंग बैच दिखा। वैशाली ने सबसे आके हाय हेलो किया और यहाँ कैसे पूछा, तो अपर्णा बोली हम सब ने रियूनियन रखा है, तुझे कॉल किया तो तूने उठाया नहीं, फिर तेरे पुलिस स्टेशन कॉल किया तो पता चला तुझे सम्मानित किया जाना है, तो हम सब आ गए। वैशाली बोली अच्छा किया, लेकिन अचानक से रियूनियन का प्लान। अपर्णा बोली यार हम लोगों के प्लान अचानक ही बनते हैं, पहले से प्लान करके रखा तो मिलना हो पाता क्या, इतना समय हो गया। तो सोचा सबको मिलने को बोलूं, सभी फ्री थे तो सब ने ओके बोल दिया। वैसे भी दोस्तों से मिलते रहना चाहिए। वैशाली बोली बिल्कुल सही, चलो बैठो ना। वैशाली ने सभी को बैठाया। तभी उसकी नज़र अभिषेक पर पड़ी। उसके फेस पर आज भी वही एटीट्यूड था।
अभिषेक वैशाली के पास आया और बोला, तुम्हारा वो बेरोजगार पति नहीं दिख रहा, घर में बर्तन घिस रहा है क्या? वैशाली ने अभिषेक को घूर के देखा, लेकिन उस समय कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी शाश्वत और बाकी सब वहां आ गए। वैशाली को सम्मान देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। उसको डीजीपी द्वारा सम्मानित किया गया और उसके लिए डीजीपी ने खुद 4 शब्द कहे कि जब से वैशाली इंदौर में आईपीएस की पोस्ट पर आई है, करप्शन बहुत कम हो गया है, क्राइम रेट भी कम हुआ है, लोगों के बीच वैशाली के अच्छे कर्मों की चर्चा है, लोग उसे दूर से ही पहचान लेते हैं। सभी वैशाली के लिए तालियां बजाने लगे। फिर वैशाली को 4 शब्द बोलने को कहा गया। वैशाली ने माइक लिया और डीजीपी और बाकी के गेस्ट को देख के बोली, सर, अगर आप लोगों को सही लगे तो मैं अपनी माँ को स्टेज पर बुला सकती हूँ। उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। वैशाली ने शिव को इशारा किया तो शिव भूमि जी को व्हील चेयर पर बैठाए, स्टेज पर लाया और उनको वहाँ छोड़ के नीचे चला गया। वैशाली ने अपनी कैप निकाली और भूमि जी को पहना के उनके पैर छूते हुए बोली, थैंक यू माँ। भूमि जी की आंखें भर आई। वैशाली खड़ी हुई और मुस्कुरा के बोली, सर, आपने जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, पर इस सम्मान की असली हकदार मेरी माँ है। ये ना होती तो शायद मैं आज इतनी अच्छी अफसर ना बन पाती। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैंने शादी के बाद इतनी पढ़ाई कैसे कर ली, तो उनको मैं आज बोलना चाहूँगी, ये बैठी है सामने मेरी माँ, जो दुनिया के लिए मेरी सास है, पर मेरे लिए गुरु, एक माँ, एक दोस्त सब कुछ है। उन्होंने मुझे प्यार दिया, मुझे डांटा भी, कभी अपनी बात जिद से मनवाई तो कभी धमकी देके। माँ ने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया। ज़रूरी नहीं होता आप सब कुछ अपनी शादी के पहले ही हासिल कर सकते हो, शादी के बाद भी आप जो चाहो कर सकते हो। सास बहू का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे वो नाजुक से रिश्ते को कैसे पिरो के रखना है वो सिखाया। आप भी कोशिश कर सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं, कर सकते हैं। बस आपको पहले उस रिश्ते को पिरोना सीखना होगा। और इतनी ईमानदारी मुझ में कहाँ से आई, उसके लिए आपको मुझसे नहीं, मेरे हस्बैंड से टिप्स लेनी चाहिए। शाश्वत वैशाली को ध्यान से देखने लगा। वैशाली ने फिर अभिषेक की तरफ देखा, जिसके फेस पर एटीट्यूड का नकाब लगा हुआ था। वैशाली अभिषेक को एक नज़र देख के आगे बोली, आज थोड़ा कुछ ज़्यादा बोलना चाहूँगी, माफ़ करिएगा, लेकिन बहुत समय से मन में बात थी। आज मौका अच्छा है तो सोचा बोल लेती हूँ। बहुत से लोगों को एक मिथ है कि ये जो पुलिस अफसर हो गई या फिर किसी भी पोस्ट में या किसी भी फील्ड में कोई भी महिला काम करती है तो उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। और ख़ास करके लोगों को इस बात पर तो और ज़्यादा मिथ है कि शादी के बाद अगर कोई लड़की पढ़ लिख के कुछ काम कर रही है तो उसका पति बेरोज़गार है, उसके अंदर इतनी दम नहीं कि वो अपनी पत्नी का, अपने परिवार का पेट पाल सके, इसलिए उसे पढ़ा के काम करवा रहा है। क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ये एक बात ठूसी जाती है, अच्छे घर की बहन बेटी बहू बाहर काम नहीं करती। जब आप सक्षम है तो बेटी को कमाने को भेज के उसकी कमाई खाएगा, शर्म से मर जाना चाहिए तेरे बाप को। वही रूल एक पति पर अप्लाई कर दिया जाता है। अगर उसकी पत्नी कुछ करती है तो उसे ये ताने मारे जाते हैं, तुम अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते क्या, जो उसे जॉब करनी पड़ रही है। क्योंकि सोच ही ऐसी बना रखी है समाज में, अगर लड़की काम कर रही है तो गरीब घर से है, पति कमाता है। तो आज मैं आप सबको अपने हस्बैंड का इंट्रो देना चाहती हूँ। माय हस्बैंड, जिसका पूरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप सब उनको मिस्टर शाश्वत के नाम से जानते हैं। हाँ, वही मिस्टर शाश्वत जिनको हाल में ही बेस्ट बिजनेसमैन के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो पूरे एमपी के बेस्ट बिजनेसमैन में एक माने जाते हैं। अभिषेक की आंखें छोटी हो गई। उसने तुरंत अपने फ़ोन में शाश्वत के बारे में सर्च किया तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गई। वैशाली आगे बोली, शायद अब मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा मेरे हस्बैंड कितने सक्षम है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी और मुझे एक काबिल और ईमानदार अफसर बनाया। चाहते तो वो भी मुझे घर पर रहने को बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी नज़रों में उठने का मौका दिया, मुझे मेरी काबिलियत पहचानने का मौका दिया, और इसमें मैं उनको सलाम करती हूँ। वैशाली ने शाश्वत को देखते हुए सैल्यूट किया और आगे बोली, लड़की किस बैकग्राउंड से है ये देखना छोड़ के उसकी काबिलियत को देखिए। लड़कियों को जज करना छोड़िए, केवल लड़कियां ही क्यों, सभी को जज करना छोड़िए। बड़ा घर छोटा घर जैसे मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लड़कियों को खुद की काबिलियत, खुद की खुशी, आत्मसम्मान के लिए आगे बढ़ने से मत रोकिए। क्या पता एक अच्छी डॉक्टर, अच्छी वकील, एक अच्छी इंजीनियर आपके घर में बैठी हो।
पर अच्छे घर की बहू बेटी बोल के आपने उसको रोक के रखा हो, उसे बाहर निकलने दीजिए। समाज को एक अच्छे डॉक्टर, वकील, टीचर सबकी बहुत ज़रूरत है। थोड़ा ज़्यादा बोल गई। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो क्षमा करे, बोल के वैशाली ने माइक रखा तो सभी उसके लिए तालियां बजाने लगे और उस भीड़ में वैशाली के पेरेंट्स भी थे जिनकी आंखों में आंसू थे।